नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। राजस्थान का जो रण है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, दोनों तरफ से जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उससे इस पूरे इलेक्शन को उसने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको प्रधानमंत्री का एक भाषण का एक छोटा सा अंश आपको सुनाना चाहूंगी। उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे। उनका पुराना भाषण है, सुनिए आप, फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने आपको क्यों सुनाया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो लग ही रहा था प्रधानमंत्री जो ये भाषण दे रहे हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर जगह झूठ बोलो, हर चीज पर झूठ बोलो और बस सिर्फ झूठ बोलो, कि वो अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए दरअसल कह रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार और खुद नरेंद्र मोदी और उनके तमाम नेता यही करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे राजस्थान के इलेक्शन में। आपको याद होगा राहुल गांधी राजस्थान में थे, उन्होंने पूरे भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है कि आखिर भारत माता है क्या, उसको लेकर लोगों के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा था। और नेहरू क्या सोचते थे, क्या कहते थे भारत माता के इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर, वो उन्होंने कहा था। अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति और खासतौर पर राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर ही डिपेंडेंट है। आप स्क्रीन पर जो ये ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से ट्वीट हुआ है, जहां पर राहुल गांधी की एडिटेड क्लिप, यानी कि सिर्फ चंद सेकंड की क्लिप जो है वो ट्वीट की गई है। और उसको लेकर सवाल ये पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि देखिए, इनको भारत माता कौन है ये इनको पता नहीं है। और एक तरह से जैसे वो हमेशा बताते हैं कि विदेशी चश्मे से वो देखते हैं, इसलिए शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैं आपको ये क्लिप सुनाऊंगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ और पाखंड का सहारा ले रही है और कैसे राहुल गांधी को लेकर हमेशा वो सिर्फ झूठ बोलती है। आपको याद होगा आलू इधर से डालो और सोना निकालने वाला बयान, वो पूरी तरीके से गलत था। फिर आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब स्मृति ईरानी ने झूठ बोला था कि उन्होंने माथा नहीं टेका था स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के सामने, ये उन्होंने बोला था और वो तस्वीर भी हमारे सामने थी कि वो भी कैसे झूठी साबित हुई। मैं आपको पहले वो बयान जो बीजेपी के हैंडल से ट्वीट हुआ है राहुल गांधी का, वो सुनाती हूं। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। तो आपने सुना और इसको ट्वीट करते हुए लिखा गया है, ये भारत माता कौन है, क्या है, आस्क पपेट ऑफ जॉर्ज सोरस, शेमफुल। अब मैं आपको पूरा भाषण सुनाती हूँ राहुल गांधी की, वो क्लिप मैं आपको सुनाती हूँ जहां पर उन्होंने भारत माता के पूरे कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखा कि आखिर भारत माता है कौन। मजदूर, किसान, इन सबका जिक्र करते हुए, बल्कि एक हाथ और आगे वो निकले कि भारत माता आखिर है कौन, ये हमारे जहन में सवाल आता है। मैं जवाब आपको दे रहा हूं, सुनिए आप राहुल गांधी का वो बयान। अगर मैं भारत माता की जय का नारा कहूंगा या आपसे कहलवाऊंगा तो सचमुच में भारत माता की जय तो करनी ही पड़ेगी ना। भारत माता आप लोग हो, भारत माता किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, भारत माता वही है। तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते भारत माता की जय, और दूसरी तरफ अदानी का काम कर रहे हैं 24 घंटा। तो अगली बार आएंगे उनसे आप कहिए, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में तो ऑर्डर दे दिया हमने, जाति का सेंसस होगा, और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना हमारा पहला काम होगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया आपकी आबादी कितनी है।
दलितों को, आदिवासियों को साफ पता लग जाएगा और आपकी सच्ची भागीदारी शुरू होगी। भारत माता की जय तब जाके शुरू होगी। तो अभी आपने सुना कि भारत माता की जय असल में तब शुरू होगी जब सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी होगी, जिसकी जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी होगी। मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को न्याय मिलेगा। उनके जो जिस तरह से अभी बेरोजगारी और ये सब जो बढ़ रहा है, जब ये बराबरी होगी, इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, तब जाकर असल में भारत माता की जय होगी। ये राहुल गांधी ने कहा था। अब आप ये देखिए कि कैसे सिर्फ चंद सेकंड की क्लिप को ये डाल के कि राहुल गांधी को यही नहीं पता है दरअसल कि भारत माता है कौन। और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यही किया है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है और लोगों के बीच में अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, बीजेपी आईटी सेल के जरिए और अपना जो गोदी, जो उनका पूरा उन्होंने चैनल का जो साम्राज्य जो खड़ा किया है, उसके जरिए वो लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो सच्ची देशभक्त और राष्ट्रवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। एक पार्टी को ही देश पूरा मान लिया जाए, एक पार्टी के जो कहे उसको ही आखिरी सत्य मान लिया जाए। यही प्रोपेगेंडा, यही नैरेटिव जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार आपके जहन में घुसा रही है। और मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आती है, जब नरेंद्र मोदी को लगता है कि इलेक्शन अब पूरी तरीके से फंस चुका है और जो वो बातें कह रहे हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो इसी तरह के हथकंडे अपनाते हुए नजर आते हैं। सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं, लोगों को बांटते हैं, मजहब के नाम पर बांटते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर वो हैं तभी आपका धर्म बचा हुआ है, अगर वो नहीं होंगे तो देखिए कैसे जो मुस्लिम परस्त पार्टी है ना कांग्रेस, वो आपका क्या हाल करने जा रही है। और मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूं उसका। नितिन गडकरी भी राजस्थान में थे और उन्होंने राजस्थान में जब वो थे तो उन्होंने कहा कि रामनवमी की यात्रा को रोका जाता है, कांवड़ यात्रा को रोका जाता है, 300 साल पुराना जो मंदिरों से ढा दिया जाता है, 18 से अधिक संतों की हत्या हुई है, मंदिरों का अपमान हुआ है। तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है राजस्थान में। और इसी को लेकर आज जब प्रियंका गांधी राजस्थान में मौजूद थी तो उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 18 साल की जो शिवराज सिंह की चौहान मध्य प्रदेश में जो सरकार रही, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 18 साल में सिर्फ 21 आपको रोजगार दिए, उन्होंने कुछ किया नहीं। इसीलिए आपके सामने वो तमाम बातें नहीं रखते हैं कि वो मुद्दे विहीन जो है वो सियासत करते हैं। हमने करके दिखाया है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं जांचिए, परखिए और फिर वोट करिए। ये आपको धर्म में बांटने जा रहे हैं, आपको जज्बाती मुद्दों में बांटेंगे और आपका वोट लेंगे। आप इसके नाम पर वोट ना दें। इसके अलावा एक और चीज, जब भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी को लगता है कि उनका इलेक्शन पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आता है तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और आज इसी विक्टिम कार्ड को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। सुनिए आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से मोदी पर पलटवार किया। लोगों को अलग करने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए मैं नहीं आया। तो ये जो इनकी नीयत है, बार बार सिंपैथी लेने के लिए, अनुकंप लेने के लिए वो हर जगह करते हैं। मैं गरीब हूं, मैं रेलवे कैंटीन में कैंटीन लगा था, चाय बेचता था। अरे वो तो ठीक है, तुम कैंटीन में चाय बेचते थे, मेरा बाप तो मजदूर था, मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरे को शर्म नहीं आती। ये कहने में मुझे शर्म नहीं आती कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मैं लोगों के हित के लिए काम करने के लिए पॉलिटिक्स में आया हूं, ना कि झूठ बोलने के लिए, लोगों को अलग करने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए मैं नहीं आया। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि चाय बेचने वाला हूं मैं, ये बात वो कहते रहे, मैं तो मजदूर का बेटा हूं, लेकिन मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं आती। क्योंकि आपको पता है कि आजकल नरेंद्र मोदी जो हैं वो गालियों का बहुत हिसाब रख रहे हैं। कर्नाटका में भी बहुत हिसाब रखा था उन्होंने गालियों का, लोगों को एक लिस्ट उन्होंने बताई थी, लेकिन लोगों ने शायद उनको पसंद नहीं आई उनकी वो बातें और शायद उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। तो कर्नाटका में क्या हाल हुआ आपने देखा। अब वही तमाम चीजें जो हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में उन्होंने करने की कोशिश की और सबसे ज्यादा
राजस्थान में करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बटी हुई है। उसका कोई स्टेट लीडरशिप का कोई चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर ही चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है, ये उनकी गारंटियां हैं। और एक और नई बात, बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान में पेट्रोल जो है वो महंगा मिल रहा है और हम अगर आएंगे अगर राजस्थान में सत्ता में तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। वो ये भी गारंटी नहीं दे रहे कि हम इसको कम करेंगे, लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे। अब ये पूछा जाना चाहिए कि 2014 में जब सत्ता में आई थी नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब कितनी कीमत थी पेट्रोल और डीजल की और आज कितनी कीमत है पेट्रोल और डीजल की। अब जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं और उनके संकल्प पत्र में कि वो 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि 1100 रुपए का सिलेंडर आखिर किसने किया था और जब वो सत्ता में आए थे 2014 में तो सिलेंडर कितने का मिलता था लोगों को। तो दरअसल जो मुखौटा है वो पूरी तरीके से उतर चुका है इन 9.5 सालों में और यही वजह है कि उनके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। और यही वजह है कि उनका आखिरी हथियार है कि कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम परस्त, देशद्रोही पार्टी बताया जाए, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाए, मुसलमानों को देश के दुश्मन की तरह प्रेजेंट किया जाए और ये बताया जाए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां मंदिरों के साथ क्या किया जा रहा है और हिंदुओं पर किस तरह के जुल्म हो रहे हैं। वही 80-20 की सियासत जो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आई है। क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इसी के सहारे राजस्थान में इलेक्शन जीत सकती है? क्या काट की हांडी बार बार चढ़ सकती है? क्या राम मंदिर और बंटवारे की जो सियासत है, सांप्रदायिकरण जो है पूरी सियासत का जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या उसके सहारे एक बार वो इलेक्शन फिर से जीत सकती है? और क्या ये तमाम चीजें जो अब तक मैंने आपको बताई हैं, क्या इससे ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के इस इलेक्शन में घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, डरी हुई है और उसको हार सामने दिख रही है, इसीलिए ये तमाम हथकंडे वो अपना रही है? यही इन तमाम सवालों के ही हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है राजस्थान को लेकर और इन तमाम बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर जी मेरे साथ अभी जुड़े हुए थे, अब थोड़ी देर में फिर से वो जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही विवेक देशपांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और धनंजय कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। अगर राकेश कपूर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अभी आपने सुना मैंने जो छोटा सा एक जो बयान प्रधानमंत्री का सुनवाया था पुराना कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब तक हो सकता है तब तक झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो, और वही झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। भारत माता को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया उसके चंद सेकंड काट कर भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है और मजाक ये उड़ाया जा रहा है कि इन्हें देखिए ये तक पता नहीं है कि भारत माता है कौन। और जबकि जो पूरी क्लिप है जो मैंने सुनवाई अभी दर्शकों को, वो पूरी क्लिप में वो बता रहे हैं कि भारत माता का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो क्या आपको लग रहा है कि इतनी घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी कि इस हथकंडे पे वो उतर आई है? राकेश कपूर जी, लगा उनसे मेरे शायद उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं धनंजय जी आपसे यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, आप इसका जवाब दें। अनम्यूट कर लें, आप अनम्यूट कर लें। बीजेपी आज नहीं घबराई है। बीजेपी उसी दिन घबरा गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 2 बार प्रयास किया और सरकार नहीं बनी उनकी। दोनों बार यूपीए की सरकार बनी और अडवाणी जी पीएम इन मीटिंग रह गए। हालांकि कांग्रेस से जो है वो आरएसएस जमाने से डर रहा है। जब पैदा हुआ जिस दिन का आरएसएस, उसी दिन से उसको डर है कांग्रेस से। इसलिए गांधी के खिलाफ एक, नेहरू के खिलाफ एक चलाया गया, अभियान चलाया गया और तमाम तरीके की कोशिशें हुई। बीच में हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो वाजपेयी जी थे और वाजपेयी जी ने कई चीज़ों को कांग्रेस के तरीके से बोला, ठीक तरीके से बोला जिसको मैं कर सकता हूँ, और एक विश्वास जमा इस देश में। फिर सरकार बनी उनकी, चाहे लोहिया जी के साथ जनसंघ जुड़ा हो या जनता पार्टी की सरकार बनी हो 77 में, या वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी हो, जॉर्ज फर्नांडिस और दूसरे समाजवादी साथ आए। और जो पीढ़ी बाद में आई उनको लगा कि बीजेपी भी जो एक पार्टी है जो देश की पार्टी है, देश के लिए बात करे।
उनमें से बहुत सारे वो लोग थे जिनको कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, गांधी ने किया, किताब से जो कोर्स किताब में पढ़ाया जाता है उससे आगे नहीं पढ़ पाए। और एक पूरे देश में जिस तरह से एक भ्रम फैलाया गया, और सोशल मीडिया जब आया तो जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई गई और आज भी चलाया जा रहा है बाकायदा। वो आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो भी मैंने देखा है और ये कल से चल रहा है। और इनका अभियान यही है, ये जानते हैं कि जितना झूठ फैलाओगे उतने दिन टिके रहोगे, क्योंकि इनके पास सच है ही नहीं, कुछ सत्य की जमीन इनके पास है ही नहीं। इनके पास जमीन ही है झूठ और नफरत की। तो झूठ और नफरत ही बेचेंगे, उसको अलग अलग लिबास में लपेट करके। लेकिन एक दिन जो है इनको खुद उसका भुगतना पड़ेगा। और मैं इसको ऐसे समझता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि आज अडवाणी जी कहाँ हैं। ये जिस खेमा के, जिस घराने के लोग हैं, वो अपने ही लोगों को नहीं पहचानते। जब काम निकल जाता है तो उनको ही चिता पे बांध के लिटा देते हैं। वो मरने का इंतजार नहीं करते हैं उसका कि अब सांस रुकेगी तब पिताजी को ले जाएंगे दाह संस्कार करने के लिए। जैसे ही इनको लगता है कि इनका काम खत्म हो गया, उनको पकड़ करके बांध करके चिता पे बिठा देते हैं। अडवाणी लेटेस्ट उदाहरण है इसके। अडवाणी और जो है ये मुरली मनोहर जोशी, और भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। अभी देखिए ये शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के साथ जो है देखा आपने कि जो वहाँ पे जेपी नड्डा गए थे, पोस्टर या क्या वो घोषणा पत्र रिलीज कर रहे थे, गजेंद्र शेखावत उनके बगल में खड़े थे और किस तरह से अपमानित किया गया वसुंधरा को, और नड्डा भी उसमें शामिल थे। तो वसुंधरा को जिस तरह से अपमानित किया गया, शिवराज सिंह को जिस तरह से किनारे किया गया है, अब मजबूरी इनकी ये है कि शिवराज और वसुंधरा इनसे किनारे हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो है राहुल गांधी के खिलाफ, चूंकि जानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। देश में एक नैरेटिव था कि मोदी है तो मुमकिन है, वो बदल दिया। मोदी नहीं तो कौन, आए बदल दिए विकल्प। अब देखिए राहुल गांधी केवल नहीं, आप इनका देखिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह से ये अभियान चलाए हुए। तो वो हर उस आदमी के खिलाफ अभियान चलाएंगे जिनसे इनको डर लगता है। लेकिन सवाल उठता है, डर का इलाज बाहर नहीं है, डर का इलाज भीतर है। कि आप डरते क्यों? आप डरते हो कि सामने वाला सच बोल रहा है, तो सामने वाला सच तो बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कल दूसरा बोलेगा। सच कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जिस दिन आपका झूठ आपके लोगों को पता चलेगा कि आप झूठ बोलते रहे, उस दिन क्या होगा आपका। और अडवाणी जी उसका उदाहरण है। अडवाणी जी का क्या हुआ? अडवाणी जी बहुत बड़ा उदाहरण है। कल मुझे मोदी जी की चिंता हो रही कि मोदी जी का क्या होगा। कल ये प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो मोदी जी का क्या करेंगे ये लोग, या अमित शाह का क्या करेंगे ये लोग। क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो ऐसे घर से आए हैं जो टिश्यू पेपर की तरह लोगों को यूज करते हैं। काम निकल गया, वो यहाँ एक गाना कोई बड़ा फेमस था, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। तो ये इसी तरह के लोग हैं। और राहुल गांधी के खिलाफ जो कर रहे हैं वो आज से तो कर नहीं रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ जब आलू सोना बना रहे हैं तब से कर रहे हैं। लेकिन ये जो अब कांग्रेस की एक बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस की जिम्मेदारी ये है कि जिसे आप ही के चैनल पे मैं लगातार बोलता रहा था कि राहुल गांधी को अब दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, यात्रा पे निकलना चाहिए, पूरा देश घूमना चाहिए। और उससे उसके लगता है, मुझे लगता है साल भर 6 महीने के बाद वो यात्रा पे निकले। वैसे ही मैंने आपके ही चैनल पे मैंने एक बार कहा था राजीव जी के साथ कि कांग्रेस के लिए जरूरी है कि जैसे ये झूठ का एक दुकान चला रहे हैं और झूठ का जो है एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वैसे ही आपको सच का एक यूनिवर्सिटी चलाना होगा जिसमें केवल सच आप रखिए और तथ्य रखिए, तथ्य के लिंक दीजिए और फिर देखिए कैसे मुकाबला होता है। ये आप कमजोर पड़ जाते हैं, आप सच को प्रचारित नहीं कर पाते हैं, इसलिए झूठ हर जगह फैल जाता है। और हमारे देश में अशिक्षा बहुत ज्यादा है। अशिक्षित लोग सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। उनको अगर बतला दीजिए कि फलाना जगह सोना मिल रहा है, गणपति दूध पिला रहे हैं, फलाना जगह अल्लाह ने ये बरकत दे दी है, तो दौड़ पड़ते हैं। उनको कौआ कान लेके भागा जो एक कहावत हमारे यहाँ है, वो मानने वाले हमारे यहाँ देश में जनता जो है 99% जनता वही है जो अपना कान नहीं देखते हैं, कौए के पीछे दौड़ते हैं, कह रहे मेरा कान लेके भाग गया। वो क्यों है? वो वजह है उसकी शिक्षा, अशिक्षा। और अशिक्षा की वजह से जो है कांग्रेस की पार्टी की भूमिका बढ़ जाती है कि आप एक यूनिवर्सिटी चलाइए सोशल मीडिया पे, आप चलाइए, आप लोगों को लगातार बनाइए, आप दिल्ली से लेकर के गांव की कार्यकर्ताओं तक उसका नेटवर्क बनाइए कि वो कार्यकर्ता को आप इनरिच कीजिए ताकि कार्यकर्ता जो है जनता को सही सही जानकारी दे सके। आपको मैं बताऊं, ये जो डिबेट हम लोग करते हैं, इससे ज्यादा डिबेट जो है गाँव में चौपालों पर, पान के दुकानों पर, चाय के दुकानों पर हो रहे हैं। उन डिबेट पे करने वाले आपके कार्यकर्ताओं को आपको ताकत देनी पड़ेगी, उनको जागृति देनी पड़ेगी।
उसको मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो झूठ फैला रहे हैं वो सारा प्रवाहित कर देते हैं, उनका पूरा का पूरा नेटवर्क है और गांव के चौपाल पर बैठे व्यक्ति के पास चला जाता है कि देश जो है पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, ये कांग्रेस पार्टी ने उसको जो है मिट्टी में बदल दिया। तो ये सारा कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, कौन करेगा? जी जी, जी, बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि पहले से तो कहीं ज़्यादा जो एक एक्टिवनेस है या प्रोएक्टिवनेस है, वो कांग्रेस में नज़र आती है। फ़ौरन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई भी झूठ फैलाया जाता है, एडिटेड क्लिप जो है वो लाई जाती है, उसका फ़ौरन के फ़ौरन हम देखते हैं, खासतौर पर जब से जो बदलाव हुआ है कांग्रेस में, जो नई कांग्रेस जिसको कहा जाता है, वो बहुत तत्पर नज़र आती है। राकेश कपूर जी, आपसे मेरा सवाल है कि कैसे देखते हैं आप इस सबको? क्या आपको लग रहा है राजस्थान में बहुत बुरी हालत में फंसी हुई है अभी भारतीय जनता पार्टी? हालांकि ये वो 9.5-10 साल से करती आई है, लेकिन राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जो एक नैरेटिव पूरा बदला है, और वो सवाल कि इफ नॉट मोदी हु, वो सवाल का जवाब भी लोगों को अब मिलने लगा है, उससे वो घबराहट कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। क्या आपको लग रहा है कि उसी घबराहट के नतीजे जो आखिरी हथकंडा होता है भारतीय जनता पार्टी का, सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण, कांग्रेस की इमेज को और खराब करना, या जो शीर्ष नेतृत्व है खासतौर पर राहुल गांधी, उनको लेकर वार करना, उनको लेकर झूठ फैलाना, देशद्रोही पार्टी बताना कि ये तो विदेशी लोग हैं, ये बताना, ये इन सब पर उतर आती है? या कहीं एक तरफ कुछ आपको नहीं लगता ये प्रूफ्स हैं, ये बताते हैं कि इलेक्शन बहुत बुरा फंसा हुआ है राजस्थान का? बुशरा जी, आपने बीजेपी के कारनामों की जो वजाहत की है, बड़ी खूबसूरत वजाहत की है आपने। आपने सारी बातें वैसे बता दी हैं, लेकिन मैं एक निवेदन ये करना चाहूँगा, एक अर्ज मैं ये करूँगा कि जो बीजेपी पार्टी है वो आज़ादी मिलने के बाद जनसंघ के रूप में शुरू हुई है और गांधीवाद के खिलाफ शुरू हुई है। तो गांधीवाद से इनका कोई संबंध नहीं है। जो मूलभूत कांग्रेस को आपको याद होगा, और जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है उन्हें पता ही होगा कि कांग्रेस भी राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती थी, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रवाद था राष्ट्र समन्वय। जितने लोग हैं इस बात पर कितना युद्ध छिड़ा कि भारत का बंटवारा ना हो, महात्मा गांधी की जान तक चली गई, और इसका एक अपना इतिहास है। लेकिन आज के संदर्भों में जो राहुल गांधी ने नैरेटिव खड़ा किया है, उसके खिलाफ बीजेपी के ऐसे काम ये बताता है कि वैचारिक रूप से ये इस समय खोखले हो चुके हैं। इनके पास वैचारिक रूप में कुछ देश के लोगों को देने के लिए नहीं। राहुल गांधी ने क्या कहा ये तो डॉक्यूमेंटेड है, भारत के खोज में डॉक्यूमेंटेड है। और पंडित नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जो उन्होंने जेल में लिखी थी पुस्तक, नायाब किताब है वो, हिंदुस्तान की तहजीब के बारे में और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में। उस पुस्तक में पंडित नेहरू ने लिखा था, चूंकि पंडित नेहरू जब इंग्लैंड से आए तो उन्होंने इस देश के गांवों का बहुत दौरा किया, खास तौर से इलाहाबाद के आसपास के गांव में बहुत जाते थे पंडित नेहरू, किसानों की सभाओं में जाते थे। तो उन्होंने ऐसे ही एक सभा में वो मौजूद थे, तो लोगों ने भारत माता, स्वतंत्रता आंदोलन था, तो भारत माता की जय और वंदे मातरम ये तो नारे लगते थे। जय हिंद तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया जब उन्होंने अपनी आईएनए बनाई, अपनी भारतीय अपनी फौज बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई। तो नेहरू जी ने एक सभा में पूछ लिया लोगों से, ये डॉक्यूमेंटेड है भारत एक खोज में, कि आप जो भारत माता की जय बोलते हैं, ये भारत माता है क्या? क्या ये एक मूर्ति है? क्या ये कोई मंदिर है? ये क्या है? तो लोग उत्तर नहीं दे सके, जो जिसकी समझ में आ रहा था बेचारे ने वो बोल दिया। तो बोले भारत माता में कितने लोग रहते हैं, ये देश जो है, आप इस भारत माता की जय बोलते हैं, भारत की जय बोलते हैं, देश लोगों से मिलकर के बनता है, लोग देश बनाते हैं, देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, अमीर गरीब, बुनकर जुलाहे, पिछड़ी जाति के लोग, मुसलमान हिंदू, ये सब भारत माता है।
आप जब भारत माता बोलते हो तो भारत माता की जय बोलते हो, तो इस देश के लोगों की जय बोलते हो। और इस देश के लोग जितने मजबूत होंगे उतनी ही भारत माता मजबूत होगी। राहुल गांधी ने यही तो कहा है। राहुल गांधी जी। ने और क्या कहा? मैंने कहा ना, ये दिमागी खोखलेपन का सबूत है। ऐसी ट्वीट काट करके और उसको जो है वो प्रचारित कर देना, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और लेकिन मुझसे पहले जो धनंजय जी कह रहे थे, इस देश के लोग मूर्ख नहीं है। इस देश के लोग मूर्ख नहीं है। 1934 में जब महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया, 1931 के कराची कांग्रेस के अधिवेशन के बाद, जब 1934 में महात्मा गांधी ने ऐलान किया, और तब तक मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें जी। भारतीय संविधान कैसा होगा इसका मोटा स्वरूप दे दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारत संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र अपनाएगा। तो उस पर अंग्रेजी विद्वान जो थे, ब्रिटिश संसद जो थी, उसमें बहुत विवाद छिड़ा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुत विवाद हुआ। दो अंग्रेज विद्वानों ने, एक ने पक्ष में एक ने विपक्ष में इसके राय दी, और एक ने कहा कि भारत ने अंधे कुएं में छलांग लगा दी है। दूसरे ने कहा नहीं, वो लेबर पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि भारत पूरे एशिया के लिए, जितने भी एशिया के दबे कुचले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और जितने ऐसे देश हैं वो भारत से प्रेरणा लेंगे। तो ये भारत के लोग, और महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के लोग गरीब हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। भारत के जी। लोगों को अगर अनपढ़ आदमी के हाथ में एक वोट का अधिकार जाएगा तो वो उस वोट का सही उपयोग करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस देश में जी। हम जो लोकतंत्र इतने दिनों से चल रहा है, जो चूंकि लोकतंत्र बदलाव मांगता रहता है, लोगों ने प्रयोग किया, अब लोगों के सामने सारी चीजें हैं। जो जनसंघ की रणनीति है वो तो शुरू से यही है। बीजेपी की रणनीति कोई नई नहीं है। ये जनसंघ के, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से है। आप सोचिए, ये जिस कश्मीर को कहते हैं ना, जम्मू कश्मीर जी। भारत का अभिन्न अंग है, और धारा 370 वहां पर खिलाफ है। जब धारा 370 लगी थी, तो मुझे क्षमा करेंगे मेरे बीजेपी के मित्र, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने दिसंबर 1950 में उन नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद नेहरू सरकार छोड़ी है। वो उस समय नेहरू जी की सरकार में मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने, चूंकि वहां पर आंदोलन चला, पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे, वो चूंकि जम्मू प्रजा परिषद और राजा से उनका कुछ अनबन थी, तो उन्होंने चलाया, शेख अब्दुल्ला के खिलाफ चलाया, उसमें शामिल हो गए। बल्लाद मधोक भी उसी पार्टी में थे, जो बाद में जनसंघ के अध्यक्ष बने। बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें शामिल हो गए, और ये बात इस तरीके से चली। लेकिन आज के दौर में राजस्थान में जो स्थिति है, बुशरा जी, आप ये लिख कर दे सकती हैं, जो ये बौखलाहट है, जो ये बदहवासी दिख रही है राजस्थान में बीजेपी की, और जिस प्रकार से ये थॉटलेस पार्टी है, चूंकि उन विषयों पर ये बात ही नहीं कर रहे हैं, बीच में आकर के कांग्रेस की पिच पर खेल देते हैं, लेकिन फिर वहीं अपनी दोबारा जगह लौटते हैं, चूंकि इन्हें लगता है कि यहाँ हमारी जगह नहीं है, ऐसे मुद्दों पर हमारी कोई आवाज नहीं है। जब भी इस देश में आर्थिक विषयों पर या जनता के जन सरोकार के मुद्दों पर, जनता के मूल मुद्दों पर राजनीति होती है, तो स्वाभाविक तौर पर उसे कांग्रेस पार्टी ही आगे लाती है। और आज राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार ने जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनको आगे रख करके पिच तैयार की है कांग्रेस की, वो बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ रही है। और बीजेपी को अभी ये सूझ नहीं रहा है कि हम कहां जाकर के कौन सी बॉल को जो है किस तरीके से हिट करें। ये स्थिति है राजस्थान। जी बिल्कुल।
जी बुशरा जी, बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूँगी राकेश जी। मैं विवेक जी के पास जाना चाहूँगी। विवेक जी, आप इस पूरी स्थिति को किस तरह से आँकते हैं और देखते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडों पर उतर आए, जब उसके पास सिर्फ सांप्रदायिक कार्ड के अलावा और कुछ न रह जाए, उसके पास कर्नाटक और हिमाचल का एग्जाम्पल है, जहाँ ये कार्ड पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद उसकी जो फहरिस्त तो है नहीं, जो पन्ना है वो पूरी तरीके से खाली है कि वो बता सके कि भाई बेरोजगारी के लिए वो क्या करेगी, महंगाई के लिए वो क्या करेगी, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए वो क्या करेगी, ओपीएस को लेकर वो क्या सोचती है, जातिगत जनगणना को लेकर वो क्या सोचती है, सामाजिक न्याय को लेकर वो क्या सोचती है। वो तमाम मुद्दे जो दरअसल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उसकी कार्ड तो उसके पास मौजूद नहीं है, तो घूम फिर कर उसको आना तो इन्हीं मुद्दों पर है। आपको लग रहा है जनता फिर से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर किसी तरह का यकीन दिखाएगी? ये पिच आपको विधानसभा से ज्यादा लोकसभा की नहीं लगती है? जी, बुशरा जी, सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है। पांचों राज्यों में इस बार जो हम प्रचार में एक प्रमुख बदल देख रहे हैं, तो प्रमुख बदल ये है कि सारा का सारा जो नैरेटिव है, वो हिंदुत्व से लेकर बदल कर वो आ गया है वेलफेयर स्कीम्स पर। अब उसको वेलफेयर स्कीम्स कहा जाए, रेवड़ी कहा जाए, जो जिसका मन जिस तरह कहे, उसको समझे उस तरह कहे। लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, उन बातों को लेकर पूरा प्रचार जो है वो चल रहा है। और ये बहुत अच्छी बात इस इलेक्शन में हमने माननी चाहिए। ये बात अलग है, रेवड़ी बाँटना या फिर लोगों को मुफ्त में कुछ देना, ये अपने आप पे एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, उस पर विवाद होना भी चाहिए। इकोनॉमिक इम्बैलेंस करके लोगों को मुफ्त में चीज़ें बाँटना, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि हिंदुत्व और डिविजिव इस तरह के लो, लोगों को बांटने वाले मुद्दे जो है, उनसे ध्यान हटकर अब ध्यान लोगों का इन बातों पर केंद्रित हुआ है कि कौन किसको कितना दे रहा है, कौन एक आम जनता को, गरीबों को क्या मिल रहा है, किस पार्टी की तरफ से क्या मिल रहा है। इन बातों पर पूरा प्रचार जो आकर केंद्रित हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद राजस्थान जैसे राज्य में बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाने की कोशिश की है। वो कन्हैया लाल का मर्डर जो है वो उसको प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह से लेके सबने उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो तूल नहीं पकड़ पाया मुद्दा। और उनको भी, मतलब बीजेपी को भी वेलफेयर मेजर्स पर ही अपना प्रचार जो है केंद्रित करना पड़ा। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत मैं मानता हूँ, जहाँ तक प्रचार का सवाल है। और जहाँ तक इस इलेक्शन में क्या होगा इसका सवाल है, मुझे लगता है कि जो 7 गारंटी, 5 गारंटी, इस तरह की जो प्रॉमिसेस है, वो जो है वही अभी कारगर सिद्ध होंगे। लोग किस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, किस पार्टी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इस तरह के प्रॉमिसेस फुलफिल करने की दृष्टि से उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, झूठ पर झूठ वाला जो उनका आपने भाषण सुनवाया, अभी झूठ पर झूठ तो प्रधानमंत्री उस मामले में खुद एक ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में कई बार इस तरह की बातें उठी है। उनके शिक्षण से लेकर जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, वहाँ से लेकर अब बिल्कुल लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी उनके बारे में हुई है, जो उन्होंने दिवाली के दरमियान सैनिकों के बीच में जाकर जो कहा कि मैं पिछले 35 सालों से हर दिवाली में किसी न किसी देश के बॉर्डर की किसी न किसी जगह पर सैनिकों के साथ में मैंने अपनी दिवाली मनाई है। तो तुरंत पिछले साल उन्होंने किसी एक इंटरव्यू में जो कहा गया था उनके द्वारा, वो हाईलाइट किया गया। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हर दिवाली में मैं 5 दिन जंगलों में जाता था, जहाँ पर मैं खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करता था, मैं जीवन के ऊपर चिंतन मनन करता था। अब झूठ पर झूठ कौन बोलता है, ये सबके सामने है। लोग समझते नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन राजस्थान में जो प्रमुखता मुद्दों की है, और जो कुछ मुद्दे प्रमुख दृष्टि से सामने आए हैं, वो ये है कि दोनों पार्टियों में जो
इंटरनल जो स्ट्राइफ है, एक हम्म गुटबाजियों का एक दौर चला है, जो कांग्रेस में पिछले 4-5 महीने पहले से ही थम गया है। बहुत सक्सेसफुली पार्टी हाईकमांड ने उसको कंट्रोल किया है, और सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जो है, उनके बीच में जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था, वो थम थम सा गया था, और दोनों पूरी तरह से जुट गए थे इलेक्शन कैंपेन में पार्टी को जीत हासिल कराने की दृष्टि से। ये बात अलग है कि वो फिर से उभर कर आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम्म जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, उन्होंने अपने मतभेद फिलहाल तो मिटाए हैं, इस तरह का चित्र खड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी में इस तरह की बात नहीं है। बीजेपी में बहुत खुले तौर पर गुटबाजी दिख रही है, और वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको पहले दरकिनार कर दिया गया था, उनको वापस अहमियत दी गई, लेकिन वो भी आधी अधूरी दी गई है, और उनके कुछ खास लोग जो है उनको टिकट नहीं दिया गया। वो जो यूनुस खान, जो एक बहुत ही पावरफुल उनके इसमें एक मंत्री हुआ करते थे दिदवारा से, उनको टिकट उनका काटा गया, तो वो इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े हैं। हमने देखा है कि अर्जुन मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री है, उनके खिलाफ दूसरे एक मेघवाल है वहाँ पर, कैलाश मेघवाल, जो 89 साल के हैं, वो उन्होंने अपना एक फ्रंट उनके खिलाफ खोल दिया है, और उनको कहा है कि वो सबसे करप्ट मंत्री है। इस तरह की बात की है। तो बीजेपी के अंदर भी घमासान गुटबाजियों का चल रहा है। अब ये बात सच है कि दोनों पक्षों के बीच में कांटे की टक्कर है, इसलिए कि राजस्थान में 3 बातें हैं। एक तो राजस्थान में वो ट्रेंड जो है चलता है, हर 5 साल में सरकार बदलने का, पिछले 30 साल से वो ट्रेंड चल रहा है। तो वो ट्रेंड जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जाता है। दूसरा एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, वो भी कांग्रेस के खिलाफ जाता है। और तीसरा जो गुटबाजी वाला फैक्टर है, वो भी कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से जाता है, क्योंकि इतने सालों में बहुत ज्यादा गुटबाजी कांग्रेस में देखी गई है। अगर ये तीनों फैक्टर्स ओवरकम करते हुए, इन तीनों फैक्टर्स को अगर कांग्रेस उन तीनों फैक्टर्स को नलीफाई करने में सक्सेसफुल हो जाती है, और लोग कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये तीनों बातें अगर नलीफाई हो जाती है, तीनों फैक्टर्स कांग्रेस के खिलाफ जो है वो नलीफाई होकर कांग्रेस वहां पर जीतती है, तो ये स्पष्ट संकेत होगा इस बात का कि लोगों ने अपना मन बना लिया है कि हर हाल में हमें कांग्रेस के साथ ही जाना है। और वही उसी तरह का ट्रेंड अगर हम तेलंगाना में भी देखते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत होगा कि, और मिजोरम में भी उसी तरह की बातें चल रही है। तो पांचों राज्यों में जी अगर कांग्रेस को जीतती है, कांग्रेस आगे चलती है, तो ये स्पष्ट संकेत होगा। राजस्थान उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि 2024 में बीजेपी की हालत बहुत खस्ता हो सकती है। ये नहीं, अब की बार नहीं होगा कि जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे हैं वो लोकसभा में उलटफेर हो जाते हैं। जो पिछली बार हमने देखा वो इस बार नहीं होगा, इस तरह के पूरे आसार है। और जिसका सबसे बड़ा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस अगर जीते तो वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल। और ये भी हमें देखना होगा कि लोग ये कहते हैं कि 2018 में भी कांग्रेस जीती थी 3 राज्य, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि 2024 और 2019 में ये फर्क ये है कि तब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, और अब एक इंडिया गठबंधन भी है, और जिसमें 28 दल हैं। जी विवेक जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी ने जी सारे जितने भी लोकतांत्रिक जो भी तौर तरीके हैं उनको किस तरह से बैकबर्नर पे डाल दिया है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो राजस्थान में प्रस्तुत उन्होंने किया है, जहां पर हम्म जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति है, वो वहां पर राजस्थान में बार बार इलेक्शन के दौरान जाते हुए दिखाई दिए, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री ने ऑब्जेक्शन भी लिया था। उसके बाद असम के जो गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, जो उदयपुर से कई बार हम्म चुनकर आए थे, वो वहां पर उदयपुर में बैठे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, और बीजेपी कह रही है कि वो दिवाली मिलन के लिए वहां गए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। गवर्नर ये सब नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो मैं उनको एक्सप्लेनेशन दूंगा। मतलब जो हम्म बिल्कुल ही इलेजिटिमेट तरीके हैं, बिल्कुल ही गलत है, वो सारे तौर तरीके
बीजेपी अपना रही है, उनको लोकतांत्रिक तौर तरीकों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बार फिर से राजस्थान में स्पष्ट हुआ है और ये उनका डिस्प्रेशन भी दिखाता है। जी, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि वो कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ना चाहते और अभी इलेक्शन में शायद उनको ये लगता है कि कुछ भी करके उन्हें चुनाव जीतना है। और वैसे भी लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है, इंडिपेंडेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या हाल है और वो किस तरीके से चल रही हैं, वो किसी से छिपा नहीं है, वो सबके सामने है। 9.5 सालों में सब कुछ देखा गया है। ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कैसे होता है, विपक्ष लगातार कहता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं और जहां पर विपक्ष की सरकार है, सिर्फ वहीं पर भ्रष्टाचारी हैं, इसके अलावा कहीं पर नहीं है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि कैसे कृषि मंत्री के बेटे के ऊपर को लेकर किस तरह की वीडियो आई, लेकिन उसके बाद आप ये देखें एक सन्नाटा है भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उसको लेकर उनके घर तक ईडी जो है वो पहुंची है। तो ये भी एग्जाम्पल है जो लोगों के सामने है। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में तकरीबन 9% जो है वो मुस्लिम वोटर है और 36 सीटें ऐसी हैं जिस पर डायरेक्ट जो है उसका प्रभाव पड़ता है। एक भी जो कैंडिडेट है मुस्लिम वो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं तेलंगाना में अमित शाह कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनती है तो मुस्लिम आरक्षण जो है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो पूरी की पूरी सियासत धनंजय जी सिर्फ मुसलमानों पर केंद्रित है भारतीय जनता पार्टी की। अगर मुसलमान इस देश में नहीं होते या फिर जैसे उनको पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी सियासत का आधार ही खत्म हो जाता। क्योंकि लोगों को अगर वो कोई लॉलीपॉप देते हैं या लोगों को वो क्या करके दिखाएंगे ये बताते हैं, उसका केंद्र जो होता है वो सिर्फ मुसलमान ही होते हैं। धनंजय जी आप अनम्यूट कर लीजिए। बीजेपी के लिए मुसलमान केवल एक दुश्मन नहीं है। बीजेपी के लिए अगर मुसलमान सारे समझिए सारे मुसलमान चले जाते पाकिस्तान, फिर क्या होता? तो फिर ये जो है ब्राह्मण और दलित करते, फिर ये पिछड़ा दलित करते जो रोज करते रहते हैं। इनको एक दुश्मन चाहिए, इनको अपनी बात, जैसे कि एक मैं इसको ऐसे कहूं कि जैसे हम सबको जो हमारा भारतीय समाज है वो किसी धर्म को मानते हो, उनको अपनी गलती को छुपाने के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ता है कि यार ये भगवान की यही मर्जी थी। जब अच्छा होता है तो भगवान को श्रेय नहीं देते, बुरे का श्रेय देते हैं। वैसे ही इन बीजेपी को आदत है कि इसको हर चीज का जो ठीकरा फोड़ना है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ना है, मुसलमान के ऊपर फोड़ना है। आपको क्या लगता है आरक्षण के ऊपर कम फोड़ा गया? ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं, जो सवर्णवादी लोग हैं, आरक्षण को लेकर के क्या नहीं कहा? अभी एक मैं पढ़ रहा था, ये जो तिहाड़ी है, कौन तिहाड़ी जेल जाकर के जो आया है, बड़ा पत्रकार बना घूम रहा है, वो क्या बोला कि गनीमत है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में जो है, क्रिकेट में जो है वो आरक्षण नहीं है। अबे हार गया, आप क्या बोलेगा? अभी बोल रहा है पनौती है मोदी, तो क्या बोलेगा उसको? अच्छा बोल रहा है कोई, वो तो खराब माना जाएगा ना। पनौती क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को? लेकिन जब आप दूसरे को गाली दोगे, आप दूसरे के बाप को गलियाओगे, तो आपके बाप की इज्जत करेगा कोई? नहीं करेगा। ये सौभाग्य मानिए आप कि गांधी को मानने वाले लोग जो है वो प्रेम से निपट रहे हैं, मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी भाषा में जवाब देने लगेंगे तो फिर गृह युद्ध होगा। और आप कब तक रोकोगे? एक आदमी लगातार आपको मार रहा है, फिलिस्तीन हमास का, फिलिस्तीन इजराइल का हवाला ले लीजिए, तो क्या है अब? आप कब तक मारते रहोगे? कब तक गालियां देते रहोगे? अब किसको गाली नहीं दी इस आदमी ने? कोई है जिसको गाली नहीं दी? अरे जो अडवाणी को गलिया सकता है वो किसको बख्शेगा? जिसके लिए वाजपेयी जी की कोई हैसियत नहीं है, सब कुछ इसके साथ ही आया है, वो किसको बख्शेगा? अब कंगना रनौत का डायलॉग सुनिए। 2014 में आजादी मिली, उसके पहले तो भीख में आजादी मिली थी। जो कंगना रनौत बोल रही है वही बीजेपी आरएसएस के भक्त बोलते हैं, मोदी जी के भक्त वही बोलते हैं, और मोदी जी वैसे ही भक्तों के लिए बोलने के लिए आए हैं। तो ये जो कह रहे हैं विवेक भाई जो बोले या राकेश कपूर साहब ने जो कहा, इनका जवाब जो है जनता को देने में जो समय लग रहा है उसकी वजह ये, मैं फिर से दोहरा दूं कि कांग्रेस को और एनर्जी के साथ लड़ना पड़ेगा, इनके झूठ से लड़ना पड़ेगा। बाकी वेलफेयर के कानून, वेलफेयर के जो उनकी योजनाएं हैं वो तो है। आप राजस्थान में जिस तरह से वेलफेयर का काम किया गया है, चिरंजीवी योजना की बात करें, इंदिरा भोजन की बात करें,
जिस तरह से सरकार अपराधियों के खिलाफ खड़ी रही है और तमाम जगह रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसकी बात करें। आप बताइए, अगर आप उत्तर प्रदेश से तुलना करते हैं या गुजरात से तुलना करते हैं तो कहाँ खड़ा होता है? कहाँ है उत्तर प्रदेश? लेकिन इनकी आदत, चूंकि इनके पास वर्क, इनके पास फोर्स है, मैन पावर इनके पास है, और एकदम एक सिद्ध भक्त है इनके पास। मोदी जी की जुबान से जो निकलेगा वो ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। वो गांव में बैठा, सुदूर गांव में बैठा व्यक्ति जो बीजेपी और संघ का कार्यकर्ता है वही बोलेगा हूबहू। अडवाणी के बारे में कोई बीजेपी वाला आज नहीं बोलेगा, कोई संघ वाला आज अडवाणी जी के बारे में नहीं बोलेगा। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को खिलाफ भी बोल सकता रहा, कांग्रेस का आदमी वो सोनिया गांधी के खिलाफ बोल सकता है, वो किसी के खिलाफ बोल सकता है। और मैं इसको लोकतंत्र मानता हूं, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं कि आप बोलिए, लेकिन जहां सही है वहां एक में चलना जरूरी है। कांग्रेस के लिए अभी ये ठीक है कि जो है एक माहौल बना है, और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, कर्नाटक में फ्लॉप हुए मोदी जी ने तमाम जोर लगा लिया, तो मुसलमान, बजरंग बली सब ले आए, अपना ज्ञान सब ले आए, सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ले आए। हुआ क्या? जेडीयू जनता दल, जो जनता दल एस है, वो भी कोशिश कर रही थी कि त्रिशंकु विधानसभा बनेगी और हमें मलाई मिलेगी। क्या हुआ? फाइनली वो खुद टूट गए। तो सच तो फाइनली जीतता है, और जो है उसका बड़ा उदाहरण है कर्नाटक। लेकिन चुप रहने का समय नहीं है, ये बोलने का समय है। वो अगर झूठ 5 बार बोलते हैं तो आप सच 55 बार बोलिए। जब तक सच को 55 बार नहीं बोलोगे, आपको लगेगा कि किताब में लिखा हुआ है। जैसा राकेश साहब ने बताया, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने भी किताब लिखी है, कौन है भारत माता। उसमें नेहरू के खिलाफ जो सारे घटिया आरोप ये सब लगाते रहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा है। लेकिन उसको पढ़ना और पढ़ाना जरूरी। जी बिल्कुल सर, तो उसको पढ़ना और पढ़ाना जरूरी है। आप पढ़ोगे नहीं, खुद पढ़ाओगे नहीं, और राजनीति करने आओगे, फिर गोटी बिठाओगे, तो ऐसे राजनीति तो नहीं होने वाली है। बीजेपी वैसी राजनीति नहीं चलने देगी, क्योंकि उनके पास झूठ की इतनी बड़ी ताकत है, और झूठ अशिक्षा के सहारे बहुत तेज गति से चलती है। उसका जो जी पिच है, अशिक्षा सबसे बड़ी पिच है झूठ फैलाने के लिए। लेकिन सच फैलाने के लिए बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। एक लास्ट लाइन में बोलूं, गांधी ने इसीलिए कहा था कि मेरी पिछली बातों को छोड़ दो, अभी मैंने क्या कहा वो याद रखो, वही मेरा विचार है। क्योंकि सच जो है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, झूठ जो है हमेशा एक ही चलता रहता है, झूठ बदलता नहीं है। तो झूठ को जो है पहचानने के लिए आपको शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, लगातार अपडेट होना जरूरी है। क्या हम अपडेट हैं? जी, ये कांग्रेस को ध्यान देना है। और कांग्रेस अगर इस पर नहीं काम करेगी तो फिर वही, जैसा अभी बता रहे थे विवेक जी, कि विधानसभा तो आप जीत लेते हो, लोकसभा में फिर आ जाता है वो। राजस्थान की बात लीजिए, राजस्थान में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? राजस्थान की सारी सीटें चली गई, मध्य प्रदेश में 1 सीट आपको मिली, छत्तीसगढ़ में 2 सीट आपको मिली। क्यों होता है? इस पे ध्यान देना जरूरी है। जी बिल्कुल, इस पर काम करना जरूरी है, और कांग्रेस को ये भी समझना जरूरी है कि अगर विधानसभा के वो इलेक्शन वो जीतती है, उसके बाद उसको लोकसभा के लिए भी और बहुत इससे कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ये भी हमें समझने की जरूरत है कि 2019 और 2024 में फर्क बहुत आया है। एक तो 10 साल की सरकार लोगों ने देखी है, पुलवामा के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मिला था 2019 में, और अभी भी लोगों को, और जो राजनीतिज्ञ हैं या कुछ लीडर्स भी हैं कुछ पार्टी के, सत्यपाल मलिक की भी मैं बात करूंगी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि 2024 से पहले कुछ भी हो सकता है, और 2024 कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। तो कितनी ताकत, कितना बल लगाना पड़ेगा इन तमाम पार्टियों को भी, जो इंडिया गठबंधन के नाम पर जुड़े हैं तमाम दल, इनको भी देखना है कि इन विधानसभा के इलेक्शन के बाद इन्हें अपनी रफ्तार में बहुत से भी ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है, अगर इन्हें 2024 में कि अपने पक्ष में अगर किसी भी तरह का कोई रिजल्ट चाहिए। राकेश कपूर जी, प्रियंका गांधी को मैं सुन रही थी, आज राजस्थान में वो मौजूद थी, उनकी 2 रैलियां हुई, दोनों रैलियों में वो एक तरह से लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेट करती हुई नजर आती हैं। वो उनमें मैंने देखा है कि एक तो बहुत सहजता है, वो सबसे पहले जहां का वो लोकल डायलेक्ट है या वहां की जो जबान है उसमें बात करती हैं, वहां के जो आराध्य हैं उनकी वो बात करती हैं, और उसके बाद सीधा कनेक्ट करती हैं, खासतौर पे महिलाओं से सीधे तौर पर वो बात करती हैं, और वो एग्जाम्पल जो देती हैं कि आप भी हमारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, आप पहले जांचिए, परखिए और फिर हमें वोट दीजिए। और वो वेलफेयर स्कीम्स इन सब के बारे में बताती हैं
क्या ये सादगी, क्या ये सहजता, या सीधा कनेक्ट, सीधा जो कनेक्शन वो जनता से बिठाती हैं, आपको लग रहा है इस तरह की राजनीति की जगह अभी जो 10 सालों में जो हमने राजनीति देखी है, ये इस तरह की राजनीति अपनी जगह बना रही है, इसकी अब जगह है? लोगों को काट चाहिए कि एक तरफ तो वो नेता है नरेंद्र मोदी, तो हाथ पीट पीट कर बात करते हैं, एक्टिंग करके लोगों को अपनी तरफ रिझाते हैं और कुछ भी कहते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की बातें हैं। बुशरा जी, जो ये लोकतंत्र है ना हमारा जी, ये मैं कुछ लोगों की इस बात से सहमत मुश्किल से होता हूं कि लोकतंत्र में लोग मूर्खता कर जाते हैं। वो मूर्खता कभी नहीं करते, वो अपने हिसाब से सही काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, वो जो धनंजय जी बता रहे थे ना, जो बीजेपी की बदहवासी, वो उसके खिलाफ ही काम कर रही है। वो अपनी तरीके से जवाब दे रही है, चूंकि उसके संस्कार गांधीवाद के संस्कार हैं, और गांधीवाद में हर विचार के व्यक्ति को रहने की जगह है। उसके लिए गांधीवाद में तो नहीं है, लेकिन इस देश में रहने की जगह है। वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, वो धार्मिक कट्टरपंथी हो सकता है, वो उदारवादी हो सकता है। जैसे जो इस देश की संस्कृति है, वहां चारवाक भी है और शंकराचार्य भी है, सब कुछ है। चारवाक तो कहता है कि धर्म या मजहब जो है वो एक मनोरोग है। ये भी हिंदू संस्कृति में है। वो कहता है ये स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता है, यही है सब कुछ जो भी है, रणम कृत्वा घृतम पीवेत, कुछ नहीं है। तो इस देश की संस्कृति ऐसी है, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं जो राहुल गांधी के खिलाफ जो ये ट्वीट किया है, ये बीजेपी पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों को मालूम है कि भारत माता के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कांग्रेस का। ऐसी ये नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, बड़ी प्रचलित बात है। भारत एक खोज फिल्म में लोग देख चुके हैं कि पृथ्वी से पहले कुछ भी नहीं था, ना सत्य था ना असत्य था। ये इस देश की मिट्टी की बातें हैं। ये यहाँ पर बड़े बड़े संत हुए हैं जो बड़े काम की बात कह गए हैं कि जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, और तुम सा ठाकुर और न देवा। राहुल गांधी और क्या कह रहा है जी, या प्रियंका गांधी और क्या कह रही हैं जी, ये जन कल्याण योजनाएं क्या हैं? गरीबों को मजबूत करने की हैं, पिछड़ों को मजबूत करने की हैं। राहुल और प्रियंका गांधी का जो तरीका है, बहुत खूबसूरत अंदाज है उनका। मैंने इंदिरा जी की भी राजनीति देखी है बुशरा जी। 1969 में जब इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उसके थोड़े दिनों बाद राजाओं महाराजाओं का पृथ्वी पर उन्मूलन किया, तो तब इंदिरा जी को भाषण देना नहीं आता था। क्षमा कीजिए, मुझे कांग्रेसी क्षमा करेंगे। तब इंदिरा जी बेचारी कायदे से हिंदी में भाषण नहीं दे पाती थी, लेकिन उन्होंने काम कर दिया था ऐसा। अब बीजेपी से कोई पूछे आप किस बात की गारंटी दे रहे हैं? आप तो हुकूमत में हैं, आप गारंटी क्यों देते हैं? आप करके दिखा दीजिए, कर दीजिए, सब कुछ आपके हाथ में है, आप कर दीजिए ना। कांग्रेस विपक्ष में है, अगर वो गारंटी दे रही है तो बात समझ में आती है, लेकिन आप किस बात की गारंटी दे रहे हैं? लोग क्यों यकीन करेंगे आपकी गारंटी पर? और लोकतंत्र में सरकार कोई मालिक होती है क्या? लोकतंत्र में सरकार नौकर होती है लोगों की, चूंकि लोगों से लिए गए पैसे से मंत्रियों को तनख्वाह मिलती है। लोगों के सामने आज सवाल यह है कि जब मंत्री को पेंशन मिल सकती है, तो मंत्री की पहरेदारी करने वाले पुलिस के सिपाही को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? लोगों के सामने आज सवाल ये। बिल्कुल, इन सवालों क्योंकि पर बीजेपी के पास। हाँ बुशरा जी, कुछ कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, जी मैं माजरत के साथ आपको रोकना चाह रही थी क्योंकि वक्त की कमी है, और मैं लास्ट कमेंट जो है वो विवेक जी से लेना चाह रही थी।
जी विवेक जी, जाहिर सी बात है कि राकेश राकेश जी ने तमाम चीजों को बहुत अच्छे से समअप किया है, लेकिन ये आपको ये चीज बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये आपको हास्यास्पद नहीं लगती है जब प्रधानमंत्री बार बार राजस्थान में खास तौर पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेके कहते हैं कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और दूसरे राज्यों से इसकी तुलना करते हैं, सिलेंडर सस्ता देने की वो बात करते हैं और गारंटीज की बात करते हैं, गारंटी वर्ड भी उन्होंने कांग्रेस से चुराया हुआ है, तो ये लोग पूछेंगे नहीं कि भाई 9.5 साल से तो आपकी सरकार है, आप केंद्र में हैं, आप किस बात की गारंटी दे रहे हैं? सस्ता सिलेंडर आप बात करें, महंगा तो आपने किया है, पेट्रोल डीजल भी आपने महंगा किया है, इतना तो लोगों की समझ में आता ही होगा। जी, बिल्कुल आता होगा, लेकिन क्या लोग इस बात के लिए भी तैयार हुए हैं कि ये जो झूठ है, झूठ का पर्दा अगर हट गया है तो उसके हिसाब से फिर उस दृष्टि से नए सिरे से कुछ इस इलेक्शन में लोग करें, किसी दूसरे पार्टी को वोट दें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस को वोट दें, लेकिन बीजेपी को वोट ना दें। क्या लोग इस तरह से सोच रहे हैं, ये हमें पता नहीं। राकेश जी ने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि भाई अगर आप सरकार में हैं, तो आप किस बात की गारंटी दे रहे हैं? आपने तो लोगों को ये बताना चाहिए, वो तो आपको बोल रहे कि हम ऐसा करके दिखाएँगे। कांग्रेस तो बोल रही कि हम आपको करके दिखाएँगे। हमने तो आपको करके दिखाया है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये है हमारी उपलब्धियाँ। ये तो हमने करके दिखाया है और आपने उसका अनुभव लिया है, आपने उसका फ़ायदा भी लिया है, जनता को उसका फ़ायदा मिला है। ये आपने ये कहना चाहिए। आपने जो कर दिखाया है, आपने उसका प्रचार करना चाहिए। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब आपने अब तक जो किया है, उन बातों से लोगों का मन नहीं भरा है, लोग उससे खुश नहीं हैं, इसलिए आप और हम ये करेंगे और करेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। ये जो एक लॉजिकल इसमें एक फैलेसी है, वो भी स्पष्ट दिखाती है कि वो डेस्परेट है, ये डेस्परेशन दिखाती है, ये नर्वसनेस भी दिखाती है। तो ये बीजेपी जो है इस इलेक्शन में एक नर्वस पार्टी के दृष्टि से सामने आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक प्रियंका गांधी का सवाल है, उनका विषय निकला था, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आप उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनको सुनिए, उनके चेहरे पे जो एक शालीनता है, वो देखिए और जिस भाषा का वो प्रयोग करती है, उस भाषा की सभ्यता को देखिए। एक शब्द उसमें एक नेगेटिव नहीं होता है, एक शब्द उसमें बुरा नहीं होता है और सबसे मुझे रिमार्केबल ये लगता है कि जिनको आप इटालियन मूल वाली बताते हैं, उनकी आप खिल्ली उड़ाते हैं, ये इटालियन मूल की महिला है, ये इटालियन मूल राहुल गांधी जो है, उनकी इटालियन मूल पर आप उँगली रखते हैं, वो प्रियंका गांधी 100%, 100% हिंदी में बात करती है। आप पूरा उनका भाषण सुनिए, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। एक शब्द भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं होता है। ये अपने आप में बहुत रिमार्केबल बात है। अब मैं इतने टॉक शोज़ में जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मैं हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करूँ, अंग्रेजी शब्द ना आए। लेकिन अब मेरी पूरी ज़िंदगी अंग्रेजी अखबार में काम करने में गई, तो कहीं न कहीं अंग्रेजी शब्द आ ही जाता है। आप मेरी बात छोड़िए, मोदी जी का भाषण सुनिए जी। आप। हिंदुस्तान टाइम्स के में मोदी जी का भाषण हुआ, उसमें हर 2 शब्दों के बाद एक अंग्रेजी शब्द का प्रयोग वो कर रहे थे। तो आप तो भारतीय मूल के हैं भाई, आप तो देसी हैं और आप की बात देखिए, जिनको आप इटालियन मूल की बताते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनको नेगेटिव कैंपेन उनके खिलाफ करते हैं। की भाषा देखिए आप और आपकी भाषा देखिए, कौन ज़्यादा भारतीय है? तो ये भी लोग देखते हैं। मुझे लगता है ये भी लोग इस बात मतलब जब आप उनके इटालियन मूल की बात करते हो, तो क्या लोगों को दिखता नहीं है? वो किस तरह से पूरी की पूरी भारतीय है, पूरी की पूरी राहुल गांधी पूरा का पूरा भारतीय है, ये लोग देखते नहीं है। जी। तो ये आपका जो कैंपेन वो भी नेगेटिव एक असर पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी इस बार सबसे अच्छी बात जो मेरे दृष्टि से हुई, जो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि धर्म के मुद्दे से हटकर ये अभी वेलफेयरिज्म की तरफ जो कैंपेन बढ़ा है, मुझे लगता है 2024 में भी बीजेपी उसको जनवरी महीने में राम मंदिर का पूरा एक माहौल खड़ा करके उसको फिर से धर्म की ओर लाएगी, ज़रूर लाएगी और इस इलेक्शन में भी उन्होंने लाने की कोशिश की। आपने नितिन गडकरी के भाषण का भी उसमें उल्लेख किया, वो लाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे लगता है अभी उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। ये खुद संघ भी समझ चुका है, संघ ने लिख चुके हैं ऑर्गेनाइज़र में कि हिंदुत्व से और मोदी से काम नहीं चलेगा।
और भी कुछ करना होगा। और भी वो क्या है, वो है ये है बीजेपी का डर। आपकी बात खत्म करूंगा। बीजेपी का डर ये है कि हिंदुत्व की राजनीति को एक काठ मंडल के वापसी से, मंडल की राजनीति के वापसी से मिल सकता है। ये बीजेपी का बहुत बड़ा डर है। जिस तरह से उन्होंने मंडल की राजनीति को काटने के लिए कमंडल लाया था, उसी तरह से उनके कमंडल की राजनीति को काटने के लिए वापस मंडल आया है। उसको वो इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि ये जातियों में भेद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से उसका प्रचार वो कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कारगर सिद्ध होगा, लोग जातिगत जनगणना को कितना तवज्जो देते हैं और बीजेपी के इस प्रचार को कितना तवज्जो देते हैं, ये 2024 में खुलकर सामने आएगा। बुशरा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2024 ही नहीं बल्कि जी राकेश जी, मैं कुछ बात कर, देखिए जो ये जो जातिगत आरक्षण की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी के पास सिर्फ एक कार्ड है जो मुझे लगता है, क्योंकि जो इन्होंने रोहिणी आयोग बनाया था अति पिछड़ा लोगों के लिए, उसकी रिपोर्ट ये सौंप चुका है रोहिणी आयोग, और उसमें जो कुछ बाहर चीजें छन करके आई हैं उसकी काट हो सकती है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बात सारी जो है वो सोशल वेलफेयरिज्म पर आ जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, तो ये लोगों के मुद्दों पर बात होगी। और मुझे एक गालिब का शेर याद आ रहा है, आज राजस्थान में जो हालात हैं, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की, छोटे से लेकर के बड़े नेता तक की जो हताशा, जो डेस्परेशन, जो उनकी निराशा दिखाई दे रही है, जो मायूसी उनमें छाई हुई है, वो ये है कि गालिब न कर हुजूर में, जनता के सामने जो वो चाहे जितना करें कि गालिब न कर हुजूर में तू बार बार हल, और जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। तो जनता जानती है। विवेक जी, ये आप निश्चित मानिए कि इन 5 राज्यों में, मिजोरम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तेलंगाना में चुनाव में भी कांग्रेस आएगी और यहाँ भी। देखिए, मैं तो बड़ा जमीन सूंघने वाला पत्रकार हूँ, और मैं तो बड़ा, जब सन 84 में मैं गया ग्वालियर, तो राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स का एडिटर होता था। मैंने वहां से जो अपनी कॉपी भेजी, मैंने ये लिखा उसकी पहली लाइन कि अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव हार चुके हैं, अब देखना ये होगा कि वो कितने मतों से हारते हैं चुनाव से हफ्ते भर पहले। तो बल्कि वैसा छपा भी। तो मैं तो बड़ा टूक बात करता हूँ चुनाव के मामले में, और मेरी ये पक्की राय है, जो मैंने देखा है, घूमा है राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह, इन तीनों राज्यों में, हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस की जबरदस्त हवा है। कांग्रेस की हवा है, क्योंकि कांग्रेस के बनाए हुए मुद्दे ही लोगों में तैर रहे हैं। और ये जितने भी ये बीजेपी के मुद्दे हैं, अब इनसे लोगों की ऊब हो चुकी है, लोग उकता चुके हैं। जी बुशरा जी, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। बिल्कुल, नहीं, कोई बात नहीं राकेश जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने यहाँ पर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, विवेक जी और राकेश जी, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी। बहुत कम दिन बचे, 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि आखिर किसको जनता ने चुना है, किसके दावों में दम